तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लॉयड एक अच्छी टीम में शामिल हो चुका था। वहीं लॉयड को अपनी नई टीम में स्वागत करने के लिए यूवी मुस्कुराते हुए कहती है कि आज रात वो जितना चाहे उतना खाना खा सकता है, क्योंकि इस बार का सारा खर्चा वो लोग खुद ही उठाएंगे। ये बात लॉयड के लिए काफी चौंकाने वाली होती है, क्योंकि शहर में आने के बाद से किसी ने भी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। वो खुशी से झूम उठता और तुरंत खाने में टूट पड़ता है। वो थाली दर थाली तेजी से खाली करता है, जैसे सालों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हो। हर एक निवाले के साथ उसकी आंखों में एक नई चमक और खुशी साफ झलक रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि सब कुछ इतना लाजवाब कैसे हो सकता है। लेकिन बाकी टीम के मेंबर उसे इतने एक्साइटेड और हैरानी से खाता देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये खाना शहर के लिए बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। तो लॉयड को ये जानकर और भी हैरानी होती है। उसे समझ नहीं आता कि जो खाना उसे इतना स्वादिष्ट लग रहा है वो यहाँ के लोगों के लिए रोजमर्रा की बात है। वो खुद ही सोचने लगता है कि कहीं उसके गांव के खाने की क्वालिटी ही बहुत खराब तो नहीं थी। ये सुनकर बाकी टीम के मेंबर और भी एक्साइटेड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके गाँव में कैसा खाना मिलता था। तो लॉयड जवाब देता है कि उसके भोजन में आमतौर पर जंगल के इकट्ठा किए गए मशरूम, जड़ी बूटियां और वो खुद जो थोड़ा बहुत शिकार करके लाता था वही होते थे। लेकिन फिर वो कहता है कि शायद उसकी मास्टर को खाना बनाना ही नहीं आता था। ये सुनकर सब हल्का सा हंस पड़ते हैं। फिर यूवी उससे पूछती है कि वो अपनी मास्टर के बारे में और भी कुछ बताए, क्योंकि अगर उनकी कुकिंग भले ही खराब हो लेकिन उन्होंने लॉयड को इतनी शक्तिशाली मैजिक सिखाई है, इसका मतलब वो जरूर कोई साधारण इंसान नहीं होगी। सिलिसा एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या उसकी मास्टर भी एक वाइट मेज थी। तो लॉयड थोड़ा सोच कर कहता है कि उसने कभी उनसे ये बात नहीं पूछी, लेकिन जिस तरह से वो हमेशा गुस्से में रहती है उसे लगता है कि वो शायद ज्यादा युद्ध सेंटर्ड मैजिशियन रही होंगी। सिलिसिया ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये बहुत ही साधारण बात नहीं है कि कोई इंसान जो व्हाइट मैजिक में इतना एक्सपर्ट ना हो फिर भी किसी और को उसमें इतनी गहराई से ट्रेन कर सके। वो ये भी कहती है कि अगर कभी मौका मिले तो वो भी लॉयड की मास्टर से ट्रेनिंग लेना चाहेगी, लेकिन लॉयड ये बात फौरन मना कर देता है। वो कहता है कि सिलिसिया को कभी भी उसकी मास्टर से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती थी कि वो तो अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी ये एक्सपीरियंस देना नहीं चाहेगा। हालांकि वो ये भी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मास्टर को पसंद नहीं करता। वो कहता है कि वो भले ही बहुत कठोर थी लेकिन उन्होंने हमेशा उसके लिए चिंता और दया दिखाई। उनके बर्ताव से ये साफ था कि वो वास्तव में लॉयड को अपना मानती थी। जैसे ही सेलिब्रेशन खत्म होता है यूवी सबको याद दिलाती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने मिशन का प्लान बनाए, लेकिन उससे पहले उन्हें लॉयड को उस मिशन की पूरी जानकारी देनी चाहिए। वो उसे एक क्वेस्ट नोटिस दिखाती है और डगास विस्तार से बताता है कि उनका काम पास के खेतों में तबाही मचाने वाले कुछ राक्षसों को खत्म करना है, क्योंकि स्थानीय लोग खुद उनका सामना नहीं कर पा रहे। और सबसे अजीब बात यह है कि वो कोई साधारण झुंड नहीं है, इसमें कई अलग अलग प्रकार के राक्षस शामिल हैं जो नॉर्मल तौर पर एक साथ नहीं आते और वहाँ पर सिचुएशन कैसी भी हो सकती है। लेकिन यूवी को लगता है कि बतौर एडवेंचरर उन सबका फर्ज बनता है कि वो संकट में फंसे लोगों की रक्षा करे। लॉयड भी उसकी बात से सहमत होता है। फिर वहाँ पर रणनीति की बात छिड़ती है। यूवी और डगास खुद को फ्रंट लाइन के लिए उतना सक्षम नहीं मानते, इसीलिए वो चाहते हैं कि फ्रंट लाइन पर सिलिसिया की मैजिक ही काम करे। लेकिन सिलिसिया थोड़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में राक्षसों को एक साथ जादू से खत्म करना मानव की दृष्टि से बहुत भारी पड़ता है। वो कहती है कि अगर दुश्मनों की संख्या ज्यादा हुई तो शायद वो सबको खत्म ना कर पाए। इस पर यूवी लॉयड की ओर देखती है और पूछती है कि क्या उसे कोई अटैकिंग स्पेल्स आते हैं। तो लॉयड कहता है कि हाँ उसे कुछ आते हैं, लेकिन बतौर व्हाइट मेज वो सिलिसिया जैसी कॉम्बैक्ट मेज की ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि वो मदद जरूर कर सकता है। डगास सुझाव देता है कि वो और यूवी सामने जाकर राक्षसों का ध्यान भटकाएंगे, और जब राक्षसों का ध्यान उनके ऊपर होगा तो वो उन्हें एक जगह इकट्ठा करेगा ताकि सिलिसिया उन पर अपना विनाशकारी स्पेल चला सके। क्रॉस की जिम्मेदारी होगी कि वो सिलिसिया की रक्षा करे जब वो अपना स्पेल कास्ट कर रही होगी। लॉयड पूरे युद्ध के दौरान हीलिंग और सपोर्ट मैजिक पर फोकस करेगा। सिलिसिया को ये जानकर बहुत राहत मिलती है कि लॉयड उसकी सहायता करेगा, क्योंकि वो जानती है कि लॉयड के मैजिक बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। लेकिन अब भी लॉयड को खुद के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था और वो ये नहीं समझ पाता कि सब लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। यूवी को शुरुआत में लगता था कि लॉयड बस ज्यादा पोलाइट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे ये समझ आता है कि लॉयड सच में अपनी ताकत को नहीं पहचानता। वो उसे मोटिवेट करती है कि उसे खुद पर विश्वास करना चाहिए। लॉयड धीरे से मुस्कुराकर कहता है कि उसे हीरोज की पार्टी से इसीलिए निकाला गया था क्योंकि वो बहुत कमजोर था, इसीलिए वो मान ही नहीं सकता कि वो इतना ताकतवर है जितना लोग सोचते हैं। बाकी सभी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर वो कौन से बेवकूफ लोग थे जिन्होंने लॉयड जैसे इंसान को कमजोर समझकर निकाल दिया। लेकिन अब उसकी नई टीम उसकी काबिलियत पर पूरा विश्वास करती है। ये जानकर लॉयड के दिल को सुकून मिलता और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आती है।
प्लान पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद सभी मेंबर बाहर निकलते हैं और तय करते हैं कि वो अगली सुबह मिशन के लिए इकट्ठा होंगे। और वो सभी जैसे ही अपने सराय की ओर बढ़ते हैं, डगास नोटिस करता है कि लॉयड दूसरी दिशा में जा रहा है। वो उसे आवाज देकर पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो लॉयड संकोच के साथ बताता है कि वो सराय में ठहरने के लिए पैसे नहीं दे सकता। तो डगास ये सुनकर चौंकता है और वो उसे बाहर सड़कों पर सोने नहीं देना चाहता। वो तुरंत एक थैली से कुछ सिक्के निकालता और लॉयड को पकड़ाता है। लॉयड झिझकते हुए कहता है कि वो मुफ्त में पैसे नहीं ले सकता, लेकिन डगास मुस्कुराकर कहता है कि ये कोई तोहफा नहीं, बस एक छोटी सी मदद है। वो कहता है कि मिशन का इनाम मिलने के बाद लॉयड इसे लौटा सकता है। लॉयड उसका काफी आभार प्रकट करता है और वादा करता है कि वो उसे पैसे जरूर लौटाएगा। डगास हल्की हंसी में कहता है कि अब समय बर्बाद मत करो और जाकर ठीक से आराम करो। लॉयड उस रात पहली बार एक नरम बिस्तर पर सोता है और बहुत समय के बाद उसे इतनी गहरी नींद आती है। वो मन ही मन बहुत शुक्रगुजार होता है कि उसे इतने अच्छे साथी मिले हैं। अगली सुबह लॉयड और बाकी मेंबर यूवी के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। वो पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। जब यूवी बाहर आती है तो वो देखती है कि किसी के हाथ में भारी बैग नहीं है। ये देखकर वो चौंकती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मिशन में काफी भारी सामान ले जाना पड़ता है। क्रॉस बताता है कि लॉयड ने स्टोरेज मैजिक का इस्तेमाल कर सारा सामान अपने पास स्टोर कर लिया है, जिससे किसी को कोई बोझ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लॉयड यूवी से भी कहता है कि वो चाहे तो उसका बैग भी स्टोर कर सकता है। यूवी इसके लिए धन्यवाद करती है और बताती है कि सफर के दौरान भारी सामान ले जाना कितना झंझट भरा होता था। लॉयड बताता है कि अगर वो चाहे तो वो उन्हें भी स्टोरेज मैजिक सिखा सकता है, क्योंकि ये उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है, क्योंकि हर किसी में थोड़ा बहुत माना होती ही है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ये सुनकर बाकी सभी मेंबर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि वो जरूर ये सीखना चाहेंगे, और लॉयड भी इसके लिए खुशी खुशी मान जाता है। और इसी तरह लॉयड की नई जिंदगी, नई टीम और नई शुरुआत की ओर उनका पहला मिशन शुरू होता है, जो कि उम्मीदों और विश्वास से पूरा भरा हुआ था। थोड़ी देर के बाद वो अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता हरियाली से भरा हुआ था और मौसम ठंडा था। जैसे जैसे वो मैदानों को पार करते हैं, दूर से डेमन निशन की सीमा नजर आने लगती है। ये एक ऐसा इलाका है जहां आम इंसान जाने से कतराते हैं, क्योंकि कहीं से भी कभी भी खतरा आ सकता है। और फिलहाल डीमंस चुपचाप बैठे हैं, इसीलिए इलाका शांत है। लेकिन उस शांति के पीछे छिपा हुआ भय सभी को बेचैन किए हुए था, और ये कोई नहीं जानता कि वो फिर से कब उनके ऊपर हमला कर दे। उसी समय कहीं दूर जंगल के एक गहरे और सुनसान हिस्से में एक मिस्टीरियस शख्स, जो काले लबादे में ढका हुआ था, जो कि एक खतरनाक रिचुअल कर रहा होता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है और वो जिस जादुई चक्र पर खड़ा होता है उससे ब्लैक एनर्जी उठ रही होती है। ये रिचुअल इतना अशुभ लग रहा था कि देखने वाले भी सिहर उठे, और ये साफ था कि ये आने वाले समय में किसी बड़े संकट की आहट हो सकती है। इधर लॉयड और उसकी टीम समय से पहले अपने पहले चेक पॉइंट पर पहुंच जाती है, इसीलिए वो तय करते हैं कि वो पास की नदी के किनारे कैंप लगाएंगे। लॉयड अपने स्टोरेज से कैंपिंग इक्विपमेंट निकालता है। टेंट, आग जलाने का सामान और खाना पकाने के बर्तन, सब मिलकर टेंट लगाने और आग की जगह तैयार करने में जुट जाते हैं। शाम ढल रही होती है और काम के दौरान सभी पसीने से भीग चुके थे। यूवी थकी हुई महसूस करती है और डगास से पूछती है कि क्या वो नदी में जाकर नहा सकती है। डगास कहता है कि अभी तक जलावन की लकड़ियां इकट्ठा नहीं हुई है और खाना बनाने के लिए आग की जरूरत है। तभी लॉयड तुरंत आगे आता और कहता है कि वो यूवी के लिए लकड़ियां ले आएगा। यूवी मुस्कुराकर उसका आभार जताती है और सिलिसिया को भी अपने साथ खींच ले जाती है, ताकि दोनों नदी में जाकर फ्रेश हो सके। कुछ देर के बाद जब लॉयड जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है और वो उन्हें समेटकर कैंप की ओर लौटने ही वाला होता है कि अचानक नदी की ओर से एक चीख सुनाई देती है। वो तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है। वहाँ यूवी और सिलिसिया प्लान के अनुसार नदी में नहा रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नदी की गहराई में एक डीमन छुपा हुआ था, जो कि एक बड़ा सा सांप जैसा राक्षस था, जिसकी आंखें देखने से ही कोई भी इंसान पत्थर बन सकता था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस वक्त यूवी और सिलिसिया दोनों ही बिल्कुल निहत्थी थी। लॉयड बिना एक पल गवाए चट्टान से नीचे फिसलता है और एक छोटा सा फायरबॉल छोड़ता है, ताकि वो उस डीमन का ध्यान बटा सके। जैसे ही राक्षस पलटकर उसकी ओर देखता है, लॉयड तुरंत यूवी और सिलिसिया से चिल्लाकर कहता है कि वो किनारे की ओर तैर कर आए। वो अपने स्टोरेज से उनका हथियार निकालता और उन्हें फेंक देता है। साथ ही वो उन दोनों पर स्ट्रेंथिंग मैजिक भी डाल देता है, ताकि उनकी ताकत और गति दोनों बढ़ जाए। जैसे ही यूवी हथियार पकड़ती है, वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती है और उस डीमन का सिर एक ही बार में काट देती है, लेकिन वो पूरी तरह मरा नहीं होता। सिलिसिया तुरंत चेतावनी देती है कि वो अब फायरबॉल कास्ट करने वाली है। यूवी और लॉयड फौरन एक तरफ झुक जाते हैं और उसी पल सिलिसिया एक जबरदस्त विस्फोट छोड़ती है, जो उस डीमन के बचे खुचे शरीर को पूरी तरह से राख में बदल देती है। जब सब कुछ शांत होता है तो सिलिसिया खुद भी हैरान रह जाती है कि उसने इतनी ताकत से पहले कभी जादू नहीं चलाया था। वो हैरान होकर लॉयड की ओर देखती और पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ, और तब उसे पता चलता है कि लॉयड ने चुपके से ऊपर एक बफ स्पेल डाला था, और वो भी बिना बताए।
इस दौरान अचानक एक हल्का झोंका आता और यूवी का तौलिया सरक कर नीचे गिर जाता है और वो शर्म से लाल हो जाती है क्योंकि लॉयड अभी तक वहीं पर खड़ा होता है। वो तेजी से मुड़ती और चीखते हुए पानी में कूद जाती है और लॉयड भी शर्मिंदगी से नजरें अपनी फेर लेता है। बाद में जब वो सभी कैंप में वापस लौटते हैं और खाना खाकर आराम करने लगते हैं तो लॉयड सभी को स्टोरेज मैजिक सिखाना शुरू करता है। वो बताता है कि ये कैसे काम करती है। उन्हें अपने हाथों को एक खास तरीके से घुमाकर एक खाली अंतरिक्ष खोलना होता है जिसमें वो सामान को रख सके। लॉयड के लिए ये काम जितना आसान था बाकी मेंबर्स के लिए उतना ही कठिन था। वो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। लॉयड को ये देखकर दुख होता है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है, शायद वो उन्हें सही तरह से समझा नहीं पाया। लेकिन डगास उसे दिलासा देता है कि उसने बहुत अच्छा समझाया, बस बाकी लोगों को समय लगेगा थोड़ा इसे सीखने में। तभी सिलिसिया को एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि अगर वो स्पेल को बोलकर यानी मंत्र के जरिए कास्ट करे तो शायद काम बन जाए। वो अपना ध्यान लगाकर मंत्र बोलती है और जैसे ही उसका हाथ हिलता है एक हल्का सा चमकता द्वार ओपन होता है और अब उसका स्टोरेज स्पेस खुल चुका होता है और सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे। तब बाकी लोग को अपनी गलती समझ आती है। वो बिना मंत्र बोले लॉयड की तरह स्पेल डालने की कोशिश कर रहे थे, ये भूल कर कि वो सभी उसके लेवल पर नहीं हैं। और अब वो सभी भी मंत्रों का सहारा लेते हैं और ट्राई करते हैं और धीरे धीरे सभी का स्टोरेज स्पेस एक्टिवेट होने लगता है। हालांकि अभी उन्हें बहुत ही प्रैक्टिस करनी बाकी थी। रात को जब सभी लोग खा पी कर थके हुए आग के पास बैठे होते हैं तो लॉयड वहाँ पर अकेला बैठे तारे निहार रहा था। तभी यूवी उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि वो उसे पार्टी में शामिल होने के लिए धन्यवाद देना चाहती है। लॉयड कहता है कि इसके लिए धन्यवाद की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही किसी पार्टी में शामिल होना चाहता था। यूवी फिर भी खुद को थोड़ा दोषी महसूस करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उस पर दबाव डाला था, लेकिन लॉयड समझाता है कि वो सिर्फ मिशन को लेकर एक्साइटेड थी। तभी वो यूवी से पूछती है कि वो इस मिशन को लेकर इतनी गंभीर क्यों है, खासकर जब उसका इस इलाके से कोई सीधा संबंध भी नहीं है। यूवी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर वो धीमे स्वर में बताती है कि ये सब उसके अतीत की याद दिलाता है। जब वो छोटी थी उसके गांव पर भी राक्षसों ने हमला किया था। वो इकलौती बची थी उस घटना के बाद और उस घटना का सदमा आज भी उसके भीतर जिंदा है और इसीलिए अब वो ये नहीं देख सकती कि कोई और भी गांव उसकी जैसी त्रासदी झेले। लॉयड उसकी भावनाओं को समझता है, लेकिन तभी उसे पास के जंगल से हलचल सुनाई देती है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है और यूवी से कहता है कि वो बाकी सबको जगा दे, कुछ आने वाला है और उन्हें तुरंत निकलना होगा। कुछ ही पल के बाद एक बड़ा सा मकड़ियों का झुंड जंगल से बाहर आता है। वो तेजी से कैंप की ओर बढ़ रहे होते हैं। सभी एडवेंचरर फौरन अपनी जगह से उठते हैं, लेकिन शुरुआत में वो छिपकर स्थिति को समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से यूवी के पैर के नीचे एक सूखी लकड़ी टूट जाती है और उसकी आवाज से सारी मकड़ियां उनकी ओर मुड़ गई थी। उनकी टीम तुरंत तैयार हो जाती है। वो तुरंत अपने हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन तभी एक मकड़ी सिलिसिया की जादुई छड़ी छीनकर दूर पेड़ की ओर फेंक देती है। सिलिसिया यहाँ पर निहत्था हो गई थी क्योंकि बिना छड़ी के वो स्पेल नहीं कास्ट कर सकती थी। वहाँ की सिचुएशन बिगड़ती देखकर लॉयड आगे आता और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो सभी के ऊपर पहले अपना इन्हेंसमेंट मैजिक डालता है ताकि उनकी ताकत और भी बढ़ जाए। फिर वो यूवी से कहता है कि वो आगे जाकर मकड़ियों का ध्यान भटकाए। क्रॉस को वो ऑर्डर देता है कि वो पेड़ पर चढ़ जाए और सिलिसिया की छड़ी वापस लाए। क्रॉस बिजली सी फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ता और छड़ी वापस लाता है। जैसे ही सिलिसिया को वो छड़ी मिलती है, लॉयड कहता है कि वो और क्रॉस मिलकर एक कंबाइन हमला करे ताकि वो झुंड का सफाया कर सके। सिलिसिया फौरन एक पावरफुल मैजिक कास्ट करती है और क्रॉस तलवार से उसका बचाव करता है और वो दोनों मिलकर सारी मकड़ियों को जला डालते हैं। लड़ाई खत्म होते ही लॉयड सबसे माफी मांगता है कि उसने खुद को टीम लीडर की तरह व्यवहार किया। उसे लगता है कि शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाकी सभी मेंबर उल्टा उसकी सराहना कर रहे थे। वो कहते हैं कि उसके एक्सपीरियंस और फैसलों की वजह से वो सभी सुरक्षित रहे हैं। यूवी कहती है कि अगर फ्यूचर में फिर से कोई संकट आया तो वो चाहेगी कि लॉयड ही उनको लीड करे। अगली सुबह सूरज निकलते ही टीम अपना सारा सामान स्टोरेज में रखती है और यात्रा फिर से शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन लॉयड के चेहरे पर गंभीरता होती है। उसकी आंखें उस जंगल की ओर उठती है जहां से मकड़ियों का हमला हुआ था और उसके मन में एक ही सवाल गूंजता है कि क्या यह हमला महज इत्तेफाक था या कोई साजिश की शुरुआत हो चुकी थी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो इसके आगे के पार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।